नमस्कार दोस्तों, टीजीटी एस्पिरेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में हमने आपको परम्यूटेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए थे। हमने कोशिश की थी कि आपका परम्यूटेशन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं आप उनको अच्छी तरह से समझ सके। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए परम्यूटेशन के बाद में हम आज शुरू करते हैं कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चनों का सहारा लेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और कॉम्बिनेशन को आपको क्लियर कराने के लिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने 4 आर्टिकल लिए ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसे कराने से पहले मैं 2 चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए, वर्ड परम्यूटेशन और एक वर्ड है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन हमने आपको करा दिया। परम्यूटेशन में क्या होती है? व्यवस्था। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चयन। परम्यूटेशन में व्यवस्था की जाती है और कॉम्बिनेशन में किया जाता है केवल चयन। तो हिंदी में अगर देखा जाए तो परम्यूटेशन का मतलब व्यवस्था से है और कॉम्बिनेशन का मतलब चयन से है। तो इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने 4 आर्टिकल ले लिए जिनका नाम रख दिया ए, बी, सी और डी। इन 4 आर्टिकल से, ठीक है, हम क्या करने हैं? 3 आर्टिकल लेने हैं। अब 3 आर्टिकल पहले कौन कौन से हम ले सकते हैं? 3 आर्टिकल लेने से मतलब है कि 3 आर्टिकल का हम क्या कर रहे हैं? चयन कर रहे हैं। तो 3 आर्टिकल कौन कौन से ले रहे हैं? देखिए, ए ले लिया है, बी और सी। 4 में से हमको क्या लेने हैं? 3 आर्टिकल, ए, बी, सी। दूसरा ले सकते हैं हम ए, बी और डी। तीसरा हम आर्टिकल ले सकते हैं ए, सी, डी। और चौथा ले सकते हैं हम बी, सी और डी। ठीक है, तो 4 में से हमको 3 आर्टिकल लेने, ए, बी, सी, ए, बी, डी, ए, सी, डी और बी, सी, डी। तो हम 4 में से 3 आर्टिकल का हम वो चयन करने के जो हमारे तरीके हो गए 1, 2, 3 और 4। तो ये हमने चयन किया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है? कॉम्बिनेशन का। अगर परम्यूटेशन की बात करें, परम्यूटेशन में क्या है? चयन करने के साथ साथ हमको उनके आर्टिकल, जो भी आर्टिकल हैं, तो उनकी क्या करनी पड़ेगी? हम उनको व्यवस्था भी करनी होती है। जैसे ए बी सी है, तो ए बी सी के अगर व्यवस्था, ये तो चयन हो गया कि ए बी सी डी में से हमने 3 जो आर्टिकल हैं वो ले लिए। जैसे फर्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, इसमें हमने ए बी सी लिया। तो ए बी सी को हम अगर इसकी व्यवस्था करें तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं? एक तो व्यवस्था होगी हमारी ए बी सी, दूसरी व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं? ए, सी, बी। और क्या कर सकते हैं? बी, सी, ए। और बना सकते हैं बी, ए, सी, बी, ए, सी। और बना सकते हैं सी, ए, बी और सी, बी, ए। देखिए, 4 में से हमने 3 आर्टिकल लिए ए, बी, सी। तो ये तो हमारा हो गया संचय, यानी कि कॉम्बिनेशन। और परम्यूटेशन की बात करें तो ये हमारा बन गया परम्यूटेशन। ए बी सी से ए बी सी की व्यवस्था कर दी हमने, ए सी बी सी ए सी ए बी और सी बी ए। इसी प्रकार से ए बी डी है, तो ए बी डी की अगर व्यवस्था की जाए तो हम बना सकते हैं, एक तो ए बी डी हो गया, एक बन गया ए डी बी। एक बना सकते हैं हम बी डी ए, एक बी ए डी। एक डी से शुरू कर दिया, डी ए बी और डी बी ए। ठीक है, और ए सी डी से बनाएंगे ए सी डी, ए डी सी। फिर बनाया हमने सी ए डी, सी डी ए। फिर बना दिया हमने डी ए सी और डी सी ए। इस बी सी डी, बी डी सी। फिर सी बी डी, सी डी बी, डी बी सी और डी सी बी। तो हमने 4 लेटर थे हमारे, ए बी सी डी आर्टिकल बोला था हमने, या लेटर बोल दीजिए ए बी सी डी। तो 4 हमारे लेटर हैं, उनमें से हमने 3 लेटर चूज़ करें, ए बी सी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा संचय क्वेश्चन कि हमें इसमें से 4 लेटर में से 3 लेटर हमको सिलेक्ट करने हैं। 3 लेटर की हमें क्या करना है? चयन करना। तो हम ए बी सी ले सकते हैं, ए बी डी ले सकते हैं, ए सी डी ले सकते हैं और बी सी डी। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उसके कितने संचय बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो बनेंगे 4, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और
BCD। और बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि भाई कितने इसके संचय हो सकते हैं, तो संचय देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 इस लाइन में, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, टोटल कितने हो गए 24। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्रमों का अगर संचय की बात करते हैं तो संचय में क्रमों का कोई ध्यान नहीं होता, जो क्रम होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। अब और जो हमारा क्रमचय होता, क्रमचय में क्या होता, क्रमों पर हमें ध्यान देना होता है। जैसे ABC है तो इसके क्रम बना दिए ABC ACB BCA BAC CAB CBA, तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, तो अगर क्रमों पर इसमें क्या कर रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा परमुटेशन का। अगर इसके क्रमों पर हमें कोई ध्यान नहीं देना तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा संचय का। तो अगर क्रमचय की बात करें तो कितने क्रमचय हो गए 24, और संचय की बात करते हैं तो सिर्फ संचय हमारे होंगे ये 1 2 3 और 4। तो वैसे भी हमने देखा कि अगर 4 वस्तुएं, हमने पीछे परमुटेशन के क्वेश्चन में करा था कि 4 वस्तुओं में से हमें 3 वस्तु लेनी है, तो इसके कितने क्रमचय बनेंगे, यानी कि कितने परमुटेशन बनेंगे, तो फॉर्मूला था 4p3, तो इसकी वैल्यू 4 × 3 × 2, ठीक है, तो 4 × 12 12 दूनी 24, तो ये देख रहे हैं यही हमारी वैल्यू आई थी 24। और क्रमचय में क्या आता है, क्रमचय को हम लिखते हैं C से, C4 कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है 4C3, जैसे 4 हमारे पास आर्टिकल हैं, तो 4 में से हमको 3 हमको लेने हैं, इन 3 को हमको चेंज करना, तो इसका फॉर्मूला है 4C3। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला होता है इसका 4 फैक्टोरियल बटे 4 - 3 का फैक्टोरियल, और इसमें एक मल्टीप्लाई और इसकी आ जाती है 3 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई। तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 हो गया 1 × फैक्टोरियल 3। इसको सोल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी 4, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × फैक्टोरियल 3, और नीचे होगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4। तो 4 ही थे हमारे, 1 2 3 4। ऐसा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए तो हमारे कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है NCR का मतलब है n वस्तुओं में से R वस्तुओं का हमको चयन करना। तो फॉर्मूला NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n - R। तो ये इसका फॉर्मूला होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R अपॉन में मल्टीप्लाई n - R का फैक्टोरियल। जैसे हम बात करें 5C4, तो 5C4 का मतलब है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 5 - 4 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, 5 में 4 गया फैक्टोरियल 1, तो इसको लिख दिया 5 × फैक्टोरियल 4, और ये फैक्टोरियल 4 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 5। तो 5C4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 5C1, ये 5C4 है, ये 5C1 है, तो 5C1 की वैल्यू बाई फॉर्मूले से फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 5 - 1 का फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू कितनी आएगी फैक्टोरियल 5, ये 1 ही हो जाएगा, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 5 में से गया फैक्टोरियल 4, तो ये वैल्यू होगी 5 × फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कैंसिल, दोनों कितना आ गया इसकी वैल्यू 5। तो आप देख रहे हैं 5C4 और 5C1 की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों हमारे 5। इसका मतलब 5C4 और 5C1 क्या हो गया हमारा इक्वल। देखिए अगर ये दोनों होंगी सेम, इसमें 5 है इसमें भी 5 है, ये दोनों वैल्यू रखी गई हैं इक्वल, या तो ये दोनों इक्वल होंगी या तो ये दोनों इक्वल होंगी। अगर इक्वल नहीं है तो फिर 5 - 4 बराबर किसके होगी, इसके इक्वल। जैसे हम एग्जांपल लें, हमने लिख दिया 12C9 लिख दिया, तो 12C9 का मतलब हमारा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 12C, 12 में से 9 माइनस कर देंगे, 12 में से 9 गया 3, तो जो वैल्यू 12C9 की वैल्यू आएगी वो ही हमारी 12C3 की वैल्यू आएगी। कहने का मतलब हमने जो फॉर्मूला बताया है, जो वैल्यू NCR की होगी वो ही वैल्यू होगी हमारी n में से r माइनस कर दो n - R। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि NCR की वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू होगी n - R की वैल्यू, और इसको जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी n की वैल्यू।
तो आप देख सकते हैं 15c3 लिख दें तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 15c, 15 में 3 गया 12, तो ये 15c3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15c 12 के बराबर होगी। और एक चीज़ और, मान लिया 15c आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 15c3 की हम डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 15 अगर 3 बार है तो 3 बार घटते हुए क्रम में जाएंगे, तो 15 गुणा 14 गुणा 13, और फिर ये जैसे 3 है तो ये 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमने वो बताया है कि ये वाला फॉर्मूला कि 15CR बराबर 15 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणा 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल, एक ये तरीका, इस तरीके से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन मान लिया आपको ये आएगा 15C12, तो आप देखोगे 12 बार तो इसको खोलना क्या हो जाएगा मुश्किल, क्या लिखना पड़ेगा इसको, 15 गुणा 14 गुणा 13 ऐसे लिखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला रूल लगा लेते हैं, NCR बराबर CN माइनस R, तो इसको हम लिख सकते हैं 15C, 15 में से 12 गए 3, तो ये होगा 15C 3। और फिर आसानी से हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, 15 गुणा 14 गुणा 13 और नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जैसे 3 पंजे 15 हो गया और 2 सत्ते 14 हो गया, इनकी गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, 35 गुणा 13, तो इसकी गुणा कर ली जाएगी, गुणा करने पर हम इसका आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, एक तो ट्रिक ये याद रखनी है कि 15C12 बराबर 15C3, और ये इसका फॉर्मूला ये है। पास्कल नियम, तो पास्कल नियम हमारा क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1 और CR, ये हमारा है पास्कल लॉ। इसका क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1 CR, ये है पास्कल नियम। इसे मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, NCR प्लस NCR माइनस 1, तो इसकी वैल्यू NCR की वैल्यू होगी फैक्टोरियल N और N माइनस R का फैक्टोरियल इंटू R का फैक्टोरियल प्लस ये वैल्यू होगी फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R माइनस 1 मल्टीप्लाई N माइनस ये, तो N माइनस R प्लस 1 हो जाएगी, ये फैक्टोरियल हो गया इसकी वैल्यू। इसमें हमने देखा हमारा फैक्टोरियल N कॉमन है और N माइनस R का फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल को हम चलो फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं, R फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल N कॉमन नहीं लिया हमने, फिलहाल ऐसे ही लिख दिया। अब जैसे ये R माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो मैंने क्या करा, R के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, R इंटू R माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये क्या है N माइनस R प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम इसमें ऐसे करते हैं हम, इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, ये था फैक्टोरियल N और ये है N माइनस R का फैक्टोरियल, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी N प्लस 1 माइनस R की और इंटू फैक्टोरियल R, जितने की मल्टीप्लाई नीचे करिए उतने की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे N प्लस 1 माइनस R, और ये R के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी थी, बाकी एज इट इज हमने इसको लिख दिया N माइनस R प्लस 1। तो देखिए कॉमन हमारा हो गया N फैक्टोरियल, हमने चलो कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारा N माइनस R प्लस 1 अपॉन इसको और इसको मिला के हमारा बन जाएगा N प्लस 1 माइनस R का फैक्टोरियल, और ये हमारा इंटू में R फैक्टोरियल प्लस R N फैक्टोरियल बाहर आ गया, N हो गया, ये इसको मिला के होगा फैक्टोरियल R, और ये होगा N माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा कॉमन और R फैक्टोरियल भी कॉमन हो गया, तो ये बन गया फैक्टोरियल N अपॉन N प्लस 1 माइनस R का फैक्टोरियल, और R फैक्टोरियल भी कॉमन है हमारा, इंटू R फैक्टोरियल कॉमन है, अंदर क्या बच गया N माइनस R प्लस 1 और प्लस का R से R कैंसिल हो गया, तो ये बच गया N प्लस 1, तो ये वैल्यू हो गई हमारी फैक्टोरियल N, और ये हो गया हमारा N प्लस 1 और अपॉन N प्लस 1 माइनस R और इंटू फैक्टोरियल R। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी हमारी N प्लस 1 का फैक्टोरियल बटे N प्लस 1 माइनस R का फैक्टोरियल और इंटू
आर का फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू क्या बन गई, n+1 CR, n+1 CR, क्योंकि जब इसको वैल्यू खोलेंगे तो n+1 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n+1 माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये था हमारा पास्कल नियम, NCR + NCR-1 बराबर n+1 CR। ये दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47C4 प्लस सिग्मा j की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जाएगी, 52 - j और C3। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू हमारी क्या आएगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इसे। 47C4 प्लस, देखिए यहाँ से j की वैल्यू 1 से स्टार्टिंग करेंगे रखना। j की वैल्यू 1 रखी तो आएगा 52 - 1, 52 - 1 होगा 51 और C3 फिर हमने रखेंगे 2, 52 - 2 हो गया 50, 50 C3 फिर रखेंगे हम 3, 52 - 3 हो गया 49, 49 C3 फिर ऐसे हमारा आएगा 48 C3, 5 तक रखेंगे फिर आ जाएगा 47, लास्ट हमारा आ जाएगा 47 C3। तो 5 टर्म आएंगे 1 2 3 4 5, इस वाले से 5 और छठा हो गया हमारा ये। तो पास्कल नियम का हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए ये 47C4 है, पास्कल नियम एक बार ऊपर लिख देता हूँ, NCR + NCR-1 बराबर n+1 CR। ये था हमारा पास्कल नियम, तो इसका यूज़ करते हैं। देखिए इन दोनों को देखिए, ये है 47C4, ये है 47C3, यानी n की वैल्यू दोनों में क्या है 47। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 47 यानी 47, n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि ये r है, ये r-1 है। तो इन दोनों को अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी n+1 CR, यानी कि 47 और 1 48 और C4, इसको मिला के क्या लिख देंगे 48C4 बाई पास्कल लॉ n+1, और इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू है ये r है, ये r-1 है। तो ये 3 का मतलब 4-1 और ये क्या है 4, तो r की वैल्यू क्या काम करेगी 4 का, और n+1 होगा आपका 47 + 1 यानी 48। उसके बाद में बचा 51 C3 प्लस 50 C3 प्लस 49 C3 और प्लस 48 C3। फिर इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो ये कितना 48C4 48 C3 बाई पास्कल लॉ, तो जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 49 C, ये 4 है ये 3 है, तो बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। ये बच गया 51 C3 प्लस 50 C3 और प्लस 49 C3। अब फिर पास्कल नियम अब की बार इसमें लगा दीजिए, 49C4 49 C3, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50C4 बाई पास्कल लॉ प्लस 51 C3 प्लस 50 C3। उसके बाद में फिर ये देख लिए इन दोनों में पास्कल नियम ले जाएगा, ये 50 है, ये 50 है, 4 है, ये 4-1 यानी 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 51, इसकी वैल्यू आ जाएगी 51C4 और प्लस 51 C3, और लास्ट में हमारा क्या मिल गया 51 C4 और प्लस 51 C3, फिर पास्कल नियम लग गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली 51 और 1 52, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 52 C4। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो हमारा आपके एग्जाम में अगर आता तो हम ऐसे लॉजिकली इसको याद कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यू है मैक्सिमम इसमें 52 और ये कितनी वैल्यू है 4, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो गया 52 C4, 52 C4। ये 52 है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 4 है, ये 3 है, ये 52 है, तो 52 और ये 4, 52 C4, इसका ये आंसर ऐसा आप याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन है हमारा 17 CR बराबर 17 CR-3, तो R व R C8 का मान बताओ। सबसे पहले हम निकालेंगे R की वैल्यू। देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या है, 17 CR बराबर है 17 CR-3। मैंने आपको बताया था कि अगर ये वैल्यू दोनों बराबर हैं और ये इक्वल में लिखे हुए हैं तो ये वैल्यू या तो दोनों बराबर होंगी। अब ये दोनों तो वैल्यू बराबर नहीं है क्योंकि ये R है, ये R-3 है। यह बराबर करने का तरीका है 17 - R, 17 - R किसके बराबर होगा R-3 के बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि NCR बराबर NCn-R, NCR किसके बराबर होता है NCn-R के बराबर होता है। तो ये 17 CR है, तो ये दोनों वैसे बराबर नहीं है, तो कैसे बराबर हो सकती है 17 में R माइनस करा 17 - R और किसके बराबर हो जाएगा R-3 के बराबर। तो 17 3 इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस R है उधर जाके प्लस हो गया, 17 3 हो गया 20 और ये हो गया 2R, तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी
10। तो आर की वैल्यू तो हमारी निकल गई 10। अब निकालना RC8 का मतलब है 10C8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो 10C8 की मैंने ट्रिक क्या बताई थी, 10C 10 में 8 गया 2, 10C2। और इसकी वैल्यू क्या बताइए, 10 गुना 9, 2 है तो 2 बार घटते हुए क्रम में, और ये 2 है तो 2 गुना 1 घटते हुए क्रम में, 2 पंजे 10 और 5 निम 45। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 45। तो हमारा RC8, आर की वैल्यू 10, 10C8 की वैल्यू 45, 10C8 की, और आर की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 10। देखिए एक चीज़ बताते हैं, NPR और NCR में क्या रिलेशन होता है। NPR बराबर होता है, NPR की वैल्यू हमने बताई थी फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, और NCR की वैल्यू हमने बताई थी फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और इनटू आर का फैक्टोरियल। तो ये NPR की वैल्यू होती है, ये NCR की वैल्यू होती है। तो देखा जाए अगर NPR को NCRC से भाग दे दे, NPR अपॉन NCR बराबर, जब इसको भाग देंगे इससे तो ये इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगी आपकी फैक्टोरियल R। तो ये जो NPR है हमारा वो है NCR इंटू फैक्टोरियल R के बराबर। इस कंडीशन का हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, NPR बराबर NCR गुना R फैक्टोरियल। तो हमारा NPR की वैल्यू दे रखी है, NCR की वैल्यू दे रखी है। तो अगर हम NPR को भाग दे दें NCR से तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अगर NPR को NCR से भाग देंगे तो वैल्यू आएगी फैक्टोरियल R की वैल्यू, तो ये वैल्यू होगी फैक्टोरियल R। अब NPR की वैल्यू है 30, 24, 0, और ये क्या है 252 बराबर फैक्टोरियल R। यानी जो हमारी फैक्टोरियल R की जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पाएगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 4 से डिवाइड कर दिया हमने, 4 6 24, 4 दिया 12, 4 से उसके डिवाइड कर दिया, 4 7 28, 22 हो गया, 4 5 20, 4 6 24, 4 0 0। 7 से इसको काट दें, 7 3 63, 7 एकम 7, 7 8 56 0। 9 से इसको काट दिया, 12 9 108। तो ये देखने आर फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 120, और 120 किसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है हमारी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू तो होगी हमारी 5। अब आर का मान कितना हो गया 5। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 6 लड़कों तथा 4 लड़कियों में से 5 विद्यार्थी किसी कोर्स में प्रवेश के लिए चुने जाते हैं, तो कितने प्रकार से इनका चयन किया जा सकता है यदि इनमें से 2 लड़कियां अवश्य हो। तो हमारे पास जो बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं 6, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है वो है 4। हमको 5 स्टूडेंट का क्या करना है, चूज़ करना है, यानी 5 बच्चे लेने जिसमें से क्या 2 लड़कियां अवश्य हो, 2 लड़कियां अवश्य हो। तो ये क्वेश्चन आया है इसमें चयन करना, तो चयन का मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया कॉम्बिनेशन का। तो कैसे कैसे चूज़ कर सकते हैं, देखिए 6 लड़कों में से उन्होंने क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 लड़कियां अवश्य लेनी है, यानी 4 में से अगर हम 2 लड़कियां ले लेंगे, टोटल कितने लेने 5, तो 6 में से हमको कितने लेने पड़ेंगे लड़के, 3 लड़के लेने पड़ेंगे, 2 लड़कियां लेनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 लड़कियां लेनी अवश्य हैं। तो टोटल 5 करने के लिए लड़कों में से हमें 3 का चयन करना पड़ेगा और लड़कियों में से 2 का चयन करना पड़ेगा। तो 6 लड़कों में से 3 लड़कों का चयन करने का तरीका होगा 63 मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन। और गर्ल्स हैं हमारी 4, उसमें से 2 लड़कियां चुननी है, तो उसको चयन करने का तरीका होगा 4C2। तो 3 लड़के और 2 लड़के चयन करने का टोटल तरीके हो गए हमारे 63 मल्टीप्लाई 4C2। तो इसकी वैल्यू अगर निकालें तो 63 की वैल्यू 6 गुना 5 गुना 4, और 3 की वैल्यू 3 गुना 2 गुना 1 मल्टीप्लाई 4C2 की वैल्यू 4 गुना 3 और ये 2 गुना 1। देखिए 2 दूनी 4, 4 से हमारा 4 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आएगी 6 5 30, 30 चौका 120। तो टोटल हमारे जो चयन करने के तरीके होंगे 120। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन हमारा n भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए हमारे पास ये क्या आया था, ये A, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये हो गया हमारा D पॉइंट। तो चतुर्भुज में 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, ये इसके हो गए विकर्ण। तो चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो देखिए बात है क्वेश्चन में विकर्ण की।
विकर्ण भी क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है यानी रेखाखंड होता है। तो हम टोटल रेखाखंड की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 रेखाखंड कितने, 6, और जिसमें से 2 हमारे क्या हैं, विकर्ण। तो इसमें से हम काउंट करके ऐसे देख के बता सकते हैं कि भाई कितने विकर्ण होंगे, कितनी हमारी भुजाएं होंगी। तो देखिए अगर हम बात करें बाई फॉर्मूले से कि हमारे पास हमारे कितने शीर्ष हैं, 4 शीर्ष, 4। इसमें से हमें अगर कोई रेखाखंड खींचते हैं तो 2 पॉइंटों की ज़रूरत होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 पॉइंट में से हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो 4 में से अगर 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी रेखाखंडों की लंबाई, कितने रेखाखंड हो सकते हैं। तो 4C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 3/2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 6 रेखाखंड होंगे। अब मैंने अभी काउंट करके बताया था 6। कौन से, AB BC CD DA और ACO और BD। तो ये आएंगे टोटल रेखाखंडों की लंबाई। इसके अंदर जो होंगे हमारे विकर्ण भी ऐड हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, इसमें से फिर माइनस कर देंगे भुजाओं की संख्या। भुजाएं कितनी है, 4। तो 6 में 4 गया 2, तो 2 क्या आ गई, विकर्णों की संख्या। तो इस चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण आए, 2। तो हमारा फॉर्मूला होगा 4C2 - 4, यानी जितने शीर्ष हैं उसमें से 2 शीर्ष सेलेक्ट करेंगे, तो उनसे जितने भी रेखाखंड आएंगे उसमें भुजाओं की संख्या माइनस कर देंगे, तो जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी आपके विकर्णों की संख्या के बराबर। तो इस क्वेश्चन में भी क्या होगा कि एक बहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, n। तो n भुजाएं हैं तो n ही क्या होंगे, शीर्ष। तो उन n शीर्ष से 2 शीर्ष लेकर हम कितनी लाइन खींच सकते हैं, NC2। और इसमें हमने n मतलब n भुजाओं की संख्या अगर माइनस कर देंगे तो ये संख्या क्या आ जाएगी, ये हमारी संख्या आएगी विकर्णों की संख्या के बराबर, विकर्णों की संख्या। तो NC2 - n क्या होगा, विकर्णों की संख्या। देखिए एक बार और मैं बता देता हूँ, NC2 का मतलब है कि आपके पास आपका जो बहुभुज है उसके अंदर कितने हैं, n भुजाएं हैं। जितनी भुजाएं होती हैं बहुभुज की उतने क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो बहुभुज है, जैसे मैं बात करूँ एक समषष्ठभुज की, ये समषष्ठभुज मैंने बना दिया इस तरह से। तो A B C D E और F, तो ये हमने एक समषष्ठभुज बना दिया। तो आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो विकर्ण कितने हो सकते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 ऐसी 9, और ये 9 हो गए। तो अगर आप इसकी संख्या वैसे निकालोगे बाई फॉर्मूले से तो 6C2 और -6C2 के लिए, क्योंकि हमें जो लाइन खींचने के लिए 6 लाइनों में से हमें 2 लाइन सेलेक्ट करनी होती हैं, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। 6 पॉइंटों में से 2 पॉइंट लेने पे एक लाइन बन जाती है। तो 3 लाइन आएंगी 6C2, और इसमें से 6 ऐसी भी लाइन होंगी जो इसकी क्या होंगी, साइड भी होंगी। अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। तो हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट्स में से हम 2 पॉइंट का क्या करते हैं, चयन। जब 2 पॉइंट का चयन करते हैं तो जो संख्या आएगी इसमें जितनी भी लाइन ड्रॉ हैं इसमें वो भुजाओं की संख्या भी हो जाएगी और विकर्णों की संख्या भी हो जाएगी। तो 6C2 क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या प्लस विकर्णों की संख्या। और इसमें से भुजाओं की संख्या कितनी है, 6, ये माइनस कर दिया जाएगा। तो ये संख्या जो आएगी 6C2 - 6, ये आ जाएगी विकर्णों की संख्या। तो 6C2 की वैल्यू 6 × 5/2, और ये -6, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 15 - 6, तो कितनी वैल्यू आ गई, 9। तो ये विकर्णों की संख्या कितनी आएगी, 9। तो इसी प्रकार n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो सीधा फॉर्मूला होगा NC2 - भुजाओं की संख्या। NC2 क्या है, जितनी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, और n क्या है, n है भुजाओं की संख्या। तो टोटल जितनी लाइन आएंगे उसमें से भुजाओं की संख्या माइनस कर देंगे, तो ये जो संख्या आएगी ये आएगी आपके विकर्णों की संख्या। क्वेश्चन हमारा, यदि एक बहुभुज में 44 विकर्ण है तब इसकी भुजाओं की संख्या बताइए। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए भुजाओं की संख्या है n, तो उसमें से हम NC2 क्या संख्या आएगी, NC2 आ जाएगी भुजाओं की संख्या प्लस विकर्णों की संख्या, और इसमें से हमने भुजाओं की संख्या माइनस कर दी। तो ये किसकी संख्या आएगी, विकर्णों की, और विकर्णों की संख्या कितनी है, 44। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। NC2 की वैल्यू n × n - 1 और इंटू 2 × 1, और ये -n बराबर 44। इसको सॉल्व करते हैं, n की मल्टीप्लाई कर दी n² - n, इस किस में गुणा कर दी 2n हो गया बटे 2, और बराबर हो गया 44।
तो ये बन गया एन स्क्वायर माइनस 3n और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 44 दूनी 88। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 बराबर 0। 88 के फैक्टर, इसके फैक्टर कर दिए n माइनस 11 और n प्लस 8 और बराबर 0। तो आप जानते हैं कि n प्लस 8 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो n माइनस 11 बराबर क्या होगा 0 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। यानी कि हमारा जो बहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए 11। ये हमारा आंसर हो गया।